दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन डिस्कस कर रहे थे एमसीक्यू, है ना। पीरियडिक्स के अंदर अपन एमसीक्यू देख रहे थे किसके रिगार्डिंग, सीएचओ एग्जाम और एनएचएम नर्स के एग्जाम है, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ रहे थे एमसीक्यूज। ठीक है, और आप सभी को मैं बता दूं 8 जून को एग्जाम है सीएचओ के और 13 जून को एग्जाम है एनएचएम नर्स के। अपनी तैयारी फुल रखिएगा, है ना। जो भी अपनी तैयारी फुल नहीं कर पा रहे ये एमसीक्यू देख लें, समझ लें, है ना। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज अपने एमसीक्यू की 30वीं क्लास है, ठीक है। तो आज का अपना जो पहला एमसीक्यू है वो है डेवलपमेंट चेंज दैट अकर अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ लाइफ इज नोन एज। हमेशा से मैं ये गीत गा रहा हूँ, हमेशा से आपको यही बता रहा हूँ। क्वेश्चन समझ लीजिए, आप क्वेश्चन समझ लीजिए। अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आप उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे। चाहे आपको वो ये ऑप्शन आ रहे कि नहीं आ रहे, लेकिन आपने इसको अच्छे से समझ लिया तो इसको आप अच्छे से क्लिक कर पाओगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि डेवलपमेंट चेंज, है ना, जो डेवलपमेंट चेंज हो रहे हैं प्रत्येक स्टेज में लाइफ के, उसको क्या कहते हैं। अब स्टेज कौन कौन से हो गए अपने, स्टेज भी आपको पता होना चाहिए, है ना। देखो इन्फेंट हो गया, ठीक है, टोडलर हो गया, प्री स्कूल गोइंग एज, स्कूल गोइंग एज, है ना, अडोलसेंट, ठीक है। तो ये क्या है, स्टेज है। अब इन स्टेज में अलग अलग क्या होगी, अलग अलग डेवलपमेंट होगा, है ना। बॉडी के फंक्शंस का, है ना, आपके सोचने समझने की शक्ति का अलग अलग क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो अब इस डेवलपमेंट को जो चेंज हो रहे हैं, इन्फेंट के अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं, टोडलर के अंदर क्या चेंज हो रहा है, प्री स्कूल गोइंग एज के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, स्कूल गोइंग एज के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है, अडल्सेंट एज के अंदर क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो इस जो डेवलपमेंट हो रहा है इस लाइफ के अंदर, इस चीज़ को आप क्या कहेंगे, इस टर्म को आप क्या बोलेंगे, है ना। तो पहला जो ऑप्शन है अर्ली स्टेज अप्रोच, दूसरा है लाइफ सर्कल अप्रोच, मैच्योरिटी अप्रोच और लाइफ एक्सपीरियंस। तो आप, है ना, क्वेश्चन को आप मतलब स्किप कीजिए, ऑप्शन को आप हटाते रहिए, है ना। 4 ऑप्शन होंगे प्रत्येक क्वेश्चन में, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो आप पकड़ लोगे कि ये 2 ऑप्शन तो उत्तर हो गई नहीं, या 1 ऑप्शन तो आप पकड़ लोगे इसका उत्तर हो गई नहीं। फिर आपके पास कंपटीशन के लिए 2 ही ऑप्शन होंगे, 3 ही होंगे, ठीक है। तो इसमें से ये एक्सेप्ट करना है, लाइफ एक्सपीरियंस का इस सर्कल से क्या लेना देना, स्टेज से कोई लेना देना नहीं, तो ये तो होगा नहीं। फिर एक दे रखा है अर्ली स्टेज अप्रोच, अर्ली स्टेज तो होगा नहीं, समय पर भी होगा अप्रोच, है ना, तो ये भी होगा नहीं। अब बचते हैं 2, है ना। इन दोनों में अक्सर बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। पहला जो है लाइफ सर्कल अप्रोच और दूसरा है मैच्योरिटी अप्रोच। अब मैच्योरिटी अप्रोच, इसको आप समझिएगा, दिखने में ये आपको सही लगेगा, ये भी आपको सही लगेगा, लेकिन आप बहुत सारे बच्चे इसको सही मानेंगे, मैच्योरिटी अप्रोच। अब देखो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी मान लो इन्फेंट में 1% है, तो टोडलर मान लो 1% है, और प्री स्कूल में 1%, मतलब मैच्योरिटी हो ही नहीं रही है, इमेच्योर ही है ना। तो कहीं ना कहीं ये भी एक डेवलपमेंट ही है, चाहे डेवलपमेंट हो नहीं हो, लेकिन वो बड़ा हो रहा है ना। इन्फेंट में वो क्या बोल नहीं रहा था, लेकिन टोडलर में बोल रहा है, चाहे वो इमेच्योर रूप से बोल रहे हैं, है ना। इन्फेंट में चल नहीं रहा था, प्री स्कूल में चल रहा है, ठीक है। तो ये सारा डेवलपमेंट है, ठीक है। तो अब इसको अपन मैच्योरिटी के आधार पर तो अपन इसको डेवलपमेंट को अपन चेंज मान नहीं सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। और ये जो ऑप्शन बी है अपना लाइफ सर्कल अप्रोच, है ना। लाइफ सर्कल अप्रोच को क्या जानते हैं, डेवलप चेंज दैट अकर अक्रॉस ऑल स्टेज ऑफ लाइफ, है ना। लाइफ की जो जितने भी स्टेज है उसमें जो जो चेंजेस होते हैं उसको अपन बोलते हैं लाइफ सर्कल अप्रोच, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। चलते हैं अपन अगर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, है ना। चिल्ड्रन, बच्चे जनरली डबल देयर बर्थ वेट बाय 5 months ऑफ एज, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, है ना। बच्चे क्या होते हैं सामान्यतः
जन्म पर जो उनका वजन होता है वो 5 मंथ पर क्या हो जाता है, डबल हो जाता है ना। जन्म पर मान लो 8 बर्थ जो वेट था वो था 3 kg, और डबल हो गया कब, 5 से लगाकर 6 मंथ, ठीक है। और ट्रिपल कब होता है, 1 ईयर पे, ठीक है। ये तो सीधा सीधा गणित है, इसमें आपको समझना है, ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि बच्चे का जो जन्म पर जो वेट था वो धीरे धीरे बढ़ता रहे, 1 महीने बाद बढ़ता है, 2 महीने बाद और बढ़ता है, 3 महीने बाद और बढ़ता है, 4 महीने बाद और बढ़ता है, 5 महीने पे वो जन्म का दुगना हो जाता है। मान लो जन्म पे 3 kg था तो 5 से लगाकर 6 मंथ पर क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, है ना, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये किसका एग्जाम्पल है ना। वापस आप है ना एक्स कैप कीजिएगा, तो एक्स कैप में ये हटा दीजिए आप, हेरिडिटी। अब वजन घटना या बढ़ना ये तो आनुवांशिक होगा नहीं, इसको हटा दीजिए आप, ठीक है। अब डेवलपमेंट हो सकता है, स्टेज ऑफ हेल्थ हो सकता है, फिजिकल ग्रोथ हो सकता है ना। तो अब आपके पास 3 ऑप्शन ही बचते हैं, एक तो होगा नहीं, मैं लिख के दे रहा हूँ, एग्जाम में हमेशा देखना 4 ऑप्शन होंगे, चारों आपको कभी एक्शन नहीं लगेगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, चारों आपको कभी दिमाग में नहीं आएंगे, है ना। आपके दिमाग में सिर्फ 2 या 3 ही आएंगे क्वेश्चन ऑप्शन के, ये हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको एस्केप करते रहना है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अब बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो ग्रोथ में क्या होता है, बॉडी का जो सेल और साइज क्या होती है, इंक्रीज होते हैं, मतलब फिजिकली इंक्रीज होता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, मैच्योरिटी फंक्शन, जो बॉडी के वो फंक्शन है वो क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। उनमें एक्टिविटी का डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट भी नहीं होगा फिर भाई। बच्चे का वजन बढ़ना ये डेवलपमेंट नहीं आएगा, ये किस में आता है, ग्रोथ में आता है। अब बच्चे हैं 2, स्टेज ऑफ हेल्थ और फिजिकल ग्रोथ, है ना। तो स्टेज ऑफ हेल्थ तो होगा नहीं, है ना, स्टेज ऑफ हेल्थ तो होगा ही नहीं, कैसे होगा बताओ, नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वजन बढ़ना या घटना है कोई अपन इसको हेल्थ इंडिकेटर है नहीं, ठीक है। तो बचता अपना फिजिकल ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ इसका होगा राइट आंसर, इसका, इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का, कि बच्चों को अंदर सामान्य जो वेट है डबल हो जाता है जन्म का 5 महीने बाद, तो किसका एग्जाम्पल है, ग्रोथ का एग्जाम्पल है ना, जिसको अपन बोलते हैं फिजिकल ग्रोथ, है ना। इसमें भी आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, प्रीनेटल पीरियड ऑफ ग्रोथ कंसिस्ट ऑफ। अब ये सीक्वेंस दे रखे हैं, अब इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है, हमेशा ध्यान रखना। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है, या 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है, 6 के बाद 8 आता है, यह गिनती हो गई, ये टेबल हो गया, है ना, सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस अगर चूक जाता है, अब ऐसा कभी होगा सॉरी, ऐसा कभी होगा क्या कि 1 3 2 4, है ना, नहीं होगा ना। तो ये जो बॉडी का जो ग्रोथ लेवल है ये भी सीक्वेंस ही होता है, ऐसा तो होता नहीं है कि बच्चे ने सीधा कंसीव किया और सीधा बच्चा बन गया, है ना, एक प्रोसेस होता है, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस, देखते हैं कि अब इसको पहले हम एस्केप करते हैं क्वेश्चन को, है ना, कि सबसे पहले ओवम तो होगा, ठीक है, ओवम और इस पर मिलकर बनाते हैं जाइगोट बनाते हैं, तो चलो ओवम तो कॉमन है, ओवम तो होगा, पहला स्टेज ओवम हो गया। अब दूसरा स्टेज है एम्ब्रायो, एम्ब्रायो फीटस, एम्ब्रायो फीटस तो होगा नहीं, काट दीजिए आप भाई, सीधा कॉन्सेप्शन के बाद फीटस तो बनेगा नहीं, है ना, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, है ना, ये सारे बनेंगे, फिर फीटस बनेगा, है ना। तो ये तीसरा सी ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। और इसमें ये 2 ही दे रखे हैं तो 2 होगा नहीं, क्योंकि इसमें इतने सारे दे रखे हैं, है ना। जबकि ये सही है कि ओवम, जाइगोट, एम्ब्रायो ग्रोथ पैटर्न सही चल रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर देखते हैं अपन, और ऊपर क्या है, ओवम, एम्ब्रायो और प्री मैच्योर इन्फेंट, मतलब डिलीवरी करा के बच्चा इन्फेंट भी हो गया, है ना, तो ये भी होगा नहीं। इसमें क्या हो रहा है, फीटस क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, या होना चाहिए फीटस, ठीक है।
अब जो ऑप्शन बी है ये है अपना करेक्ट आंसर। ओवम एम्ब्रायो फीटस, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे सीक्वेंस आते हैं एग्जाम में अक्सर, है ना। तो ये है राइट आंसर कि ओवम, है ना, पहले क्या होता है, मतलब ओवम और स्पर्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर क्या होता है, मोरूला बनता है, मोरूला से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो से क्या बनता है, फिटस बनता है, फिटस के बाद डिलीवर होती है, फिर बच्चा आइडेंटिफाई होता है कि वो मेच्योर है या इमेच्योर है, ठीक है, फिर बर्थ होता है। तो अपना जो राइट आंसर ये है ओवम, एम्ब्रायो और फीटस, ठीक है, इसमें भी आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, द टर्म टोडलर रेफर टू, अब टोडलर है ना, टोडलर क्या होता है, एक पीरियड होता है, एक एज होती है, टोडलर एज या पीरियड होता है ना। उससे पहले आपको सारे पीरियड भी आने चाहिए, उससे पहले आपको सारे पीरियड भी आने चाहिए। तो देखिए कौन कौन से पीरियड होते हैं, हालांकि मैंने पिछले क्लास में एमसीक्यू में आपको बता दिया, लेकिन वापस बता रहा हूँ, जो उस समय नहीं देख रहे थे, है ना, जो इस समय नए जुड़े हैं, है ना, मैं आपसे और बोल रहा हूँ, अगर कोई नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। हम आपके पास अच्छा प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, सारे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके पास, जो भी इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, ठीक है। तो अपन पहले स्टेज देखते हैं, पीरियड देखते हैं न्यूबॉर्न के। तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के उसको क्या बोलते हैं अपन, नियोनेट। फिर नियोनेट को अपन ने जो एज होती है वो होती है 0 से 28 दिन, 0 से 28 दिन। फिर इसको अपन ने क्या किया, दो भागों में बांट दिया, अर्ली नियोनेट और लेट नियोनेट, ठीक है। अर्ली नियोनेट जो होता है 0 से 7 डेज, और जो लेट नियोनेट होता है 8 से 28 डेज, ठीक है। इसके बाद में जो पीरियड आता है वो आता है इन्फेंट, इन्फेंट, है ना। इन्फेंट की जो एज होती है 28 तक अपन डिस्कस कर लिए, 28 के बाद 29, है ना, 29 या 28 से लगा के 1 ईयर, इसको अपन बोलते हैं इन्फेंट, ठीक है। और इन्फेंट के बाद आता है टोडलर, इसकी जो एज होती है 1 to 3 ईयर, ठीक है। टोडलर के बाद आता है प्री स्कूल गोइंग एज, वो होती है 3 to 6 ईयर, ठीक है। इसके बाद आता है स्कूल गोइंग एज, वो होता है 6 to 12 ईयर, और उसके बाद आता है एडोलसेंट एज, वो होता है 12 ईयर to 18 ईयर, ठीक है। चलिए अपन क्वेश्चन की ओर सीधा है क्वेश्चन, द टर्म टोडलर रेफर टू। अब टोडलर क्या होगा, बर्थ से लगाकर 1 मंथ, बर्थ से लगाकर 1 मंथ क्या होता है, नियोनेट होता है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। बर्थ से लगाकर 1 ईयर, बर्थ से 1 ईयर तो कुछ होगा नहीं, है ना। बर्थ से 28 दिन तो होता है नियोनेट, 28 एक दिन होता है, ये इन्फेंट होता है, तो ये तो हो गया इन्फेंट, ठीक है, ये भी होगा नहीं। और ये तीसरा जो ऑप्शन है अपना 1 to 3 ईयर, टोडलर एज 1 to 3 ईयर, ये अपना जो तीसरा ऑप्शन है वो राइट होगा। और चौथा वैसे ही होगा नहीं, 3 to 6 ईयर क्या होता है, प्री स्कूल गोइंग एज, ठीक है। चलते अपन आगे। टोटल ब्लड वॉल्यूम इन न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के अंदर टोटल ब्लड वॉल्यूम क्या होती है, सीधा सिंपल, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, है ना, समझने वाली बात भी नहीं है, बस याद रखने वाली बात है कि न्यूबॉर्न के अंदर जो नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, 80 ml पर kg, ये आपको याद रखना है, ठीक है। 150, 125, 100 तो होगा नहीं, आप भी थोड़ा सोचेगा, ठीक है। चलते आगे। द टीयर्स स्टार्ट फ्रॉम विच एज, टीयर्स मीन्स आंसू, जो शुरू होने के बाद जिंदगी में कभी रुकते नहीं है ना। आंसू जिस दिन आने शुरू हो गए उस दिन जिंदगी शुरू हो गई, और आंसू जिस दिन खत्म हो गए उस दिन जिंदगी खत्म हो गई। जब तक आप लाइफ का ये जीवन चक्कर चलता रहेगा तब तक ये आंसू आपके साथ चलेंगे, चाहे सुख हो या दुख हो। जीवन में अगर खुशी के पल आएंगे तो भी आंसू आएंगे, और जीवन में अगर
दुख के पल आएंगे तो भी आंसू आएंगे, इसलिए आपको आंसू के साथ तो जीवन बिताना है। जिस दिन आंसू बंद हो गया उस दिन जीवन समाप्त हो गया। ठीक है, अभी आंसू शुरू कब होते हैं? अपनी एज में, है ना। तो ये कौन सी एज पर आंसू शुरू होते हैं? द टीयर्स स्टार्ट फ्रॉम विच एज? जन्मते ही बच्चे को अगर आंसू आने लग जाएंगे तो बच्चा तो हो जाएगा पूरा, है ना। तो जन्म पे तो होगा नहीं, है ना, 1 वीक पे होगा नहीं, 2 मंथ पर क्या होते हैं? आंसू स्टार्ट हो जाए। जो अपनी अश्रुग्रंथि होती है ना, जो ग्लैंड होती है, अश्रुग्रंथि होती है जिसे अपन बोलते हैं हिंदी में, वो क्या है 2 महीने बाद क्या होती है? एक्टिवेट होती है, और बच्चा 2 महीने के बाद आंसू आने शुरू हो जाएंगे। आप नोट करना, कभी भी हॉस्पिटल जाओ या अपने घर के आसपास देखना, अगर 1 महीने का बच्चा है, अगर वो रो रहा है तो देखना उसके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सही है, आंसू नहीं आएंगे। और 2 महीने के बाद अगर बच्चा रोएगा तो उसके आंखों में आंसू आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, और 1 ईयर तो होगा ही नहीं, है ना। आप जानते हैं 1 साल पे आंसू आते हैं, बच्चे रोते हैं हमारे आस पास, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो अपन व्यावहारिक नॉलेज से भी सही कर सकते हैं। ठीक है, चलता आगे। तो इसका जो राइट आंसर है, आंसू कब स्टार्ट होते हैं? 2 मंथ पे। ठीक है, अगला जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेट ऑफ ब्रेन इन न्यूबॉर्न। जन्म के समय न्यूबॉर्न का जो वेट, किसका? ब्रेन का, दिमाग का वेट। अब आप सोचो इसका क्या लेन देना, लेकिन लेन देना है। एग्जाम में कई बार ब्रेन का वेट भी पूछ लेते हैं, हार्ट का वेट भी पूछ लेते हैं, है ना, ब्लड वॉल्यूम का वेट भी पूछ लेते, है ना, सॉरी ब्लड वॉल्यूम की कैपेसिटी पूछ लेते हैं, है ना, कुछ भी पूछ सकते हैं वो। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि एक तो आप ये नोट कर लीजिएगा, जो वेट है वो केजी में तो होगा नहीं। अगर ब्रेन का वेट अगर 1 केजी में है ना, थोड़ा सोचेगा, अगर ब्रेन का वेट ही अगर 1 केजी में है तो बच्चा कितना बड़ा होगा, कितना हैवी होगा। तो न्यूबॉर्न का जो वेट है कभी केजी में होगा नहीं, ये कॉमन सेंस है ना। इतना कभी वेट होगा नहीं ब्रेन का, तो ग्राम ही होगा। अब क्वेश्चन में और चलते हैं। अब कहीं अगर केजी दे रखा तो उसको काट दीजिए आप, ये केजी दे रखा, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है, 100 ग्राम भी नहीं होगा। 100 ग्राम कितना होता है? इतना सा होता है। बच्चे का जो सर है वो इतना होता है अपने हाथ के आकार का, है ना। तो 100 ग्राम इतना ही आता है। ठीक है, 100 ग्राम भी होगा नहीं। अब बचते हैं 2, 300 से 500 ग्राम और 600 से 700 ग्राम। तो जो राइट आंसर है वो क्या है? राइट आंसर है 300 से 500 ग्राम। ठीक है, अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 1 साल के बच्चे का जो वेट है, ब्रेन का वेट वो कितना होगा, है ना। तो मान लीजिएगा न्यूबॉर्न है, उसका जन्म पर, न्यूबॉर्न एट द बर्थ, ब्रेन का जो वेट है वो कितना हो गया। मान लो अपन इस नॉर्मल रेंज में लेते हैं, 300 से 500 ग्राम है ना, तो अपन यहाँ डाल देते हैं 400 ग्राम। अब क्वेश्चन आ जाएगी 1 ईयर पे कितना होगा। तो 1 ईयर पे आपको सीधा यह फॉर्मूला याद रखना है। 1 ईयर पे क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल पर बच्चे का जो दिमाग का जो वेट है वो कितना हो जाएगा? 800। 400 का दुगना कितना होता है? 800। अगर बच्चा 1 साल का हो जाएगा तो उसका जो दिमाग का जो वजन है वो कितना हो जाएगा? 800 ग्राम। ठीक है, और ये भी होगा नहीं। ठीक है, जो 600 से जो 700 ग्राम है ये 1 साल में होगा। ठीक है, तो राइट आंसर जो है 300 से 500 ग्राम बच्चे का जो दिमाग का वजन होता है ना, ब्रेन का वजन होता है। चलते हैं आगे। नॉर्मल टाइम ऑफ फर्स्ट पीरियड रिएक्टिविटी आफ्टर द बर्थ। ये देखो इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी, है ना। रिएक्टिविटी मतलब क्रिया प्रतिक्रिया, अपन पढ़ते हैं ना क्रिया प्रतिक्रिया, वही है इसमें क्रिया प्रतिक्रिया की बच्चा एक्टिविटी कब करता है और कब नहीं करता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि बच्चा जन्म के बाद फर्स्ट एक्टिविटी कब करता है। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी है वो कब शुरू करता है? वो करता है फर्स्ट 6 to 8 आवर्स ऑफ बर्थ। जन्म के 6 से 8 घंटे बाद वो क्या करता है? पहला रिएक्टिविटी करता है ना, कि अगर आप कुछ भी करोगे तो वो आपको क्या करेगा? उसका रिप्लाई देगा। ठीक है, ठीक है, तो सीधा है, इसमें कुछ समझने वाले याद रखने योग्य ही है। बात ये कि फर्स्ट 6 to 8 आवर के बाद ही बच्चा क्या करता है?
पीरियड ऑफ रिएक्टिविटी। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी रखा है, ठीक। तो एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ टर्म बेबी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ। क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन याद रखिएगा, क्या कह रहे हैं उसको समझ लीजिएगा, आप सही क्वेश्चन कर पाओगे, सही आंसर दे पाओगे, ठीक है। ये कह रहे हैं, बस नोट कर लीजिए जो इंपॉर्टेंट चीज नोट। यहाँ पर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो है टर्म बेबी, है ना, इसका ध्यान रखना, और ये याद रखना आपको फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, और एक क्या है फ्लूइड रिक्वायरमेंट। बस 3 चीज याद रख लीजिए आप, ठीक है। पकड़ना है क्या पर, कभी यहाँ पर पी टर्म भी आ सकता है, पोस्ट टर्म भी आ सकता है ना, तो आपको जल्दबाजी में आप टर्म वाला क्लिक कर दोगे, तो ये पर ध्यान रखना आपको, है ना, कि टर्म का पूछ रहा है, ना कि पी टर्म का या पोस्ट टर्म का, ठीक है। टर्म बेबी किसे बोलेंगे, जिसकी डिलीवरी 37 वीक्स के बाद ही हो, 40 वीक की पहले हुई हो, है ना, उसको बोलेंगे अपन टर्म डिलीवरी, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कितना फ्लूइड की रिक्वायरमेंट है ना, तो फ्लूइड की रिक्वायरमेंट जो राइट आंसर है वो ये होगा, 60 से लगाकर 70 ml पर केजी फ्लूइड का रिक्वायरमेंट है टर्म बेबी के लिए, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन आ जाए, और क्वेश्चन में यहां पर वो क्या कर दे एग्जामिनर, पी टर्म डाल दे, एक फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ प्री टर्म बेबी ऑन द फर्स्ट डे ऑफ लाइफ, है ना, कि एक प्री टर्म बेबी को कितना फ्लूइड चाहिए फर्स्ट डे ऑफ लाइफ में। तो टर्म का तो आपको पता है 60 से लगाकर 70 ml पर केजी, तो सीधी सिंपल बात है, इससे तो कम चाहिएगा नहीं, इससे ज़्यादा ही चाहिएगा, है ना, और 150 तो चाहिएगा ही नहीं, ज़्यादा हो जाएगा ये तो, ठीक है। तो अपन क्लिक करेंगे ये वाला 60 से लगाकर 80 ml पर केजी। तो ये तो हो गया प्री टर्म के लिए, सॉरी ये हो गया टर्म के लिए, टर्म बेबी, और ये हो गया पी टर्म बेबी, ठीक है। इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। टर्म बेबी आ गया तो आपको ये क्लिक करना है ना, 60 से लगाकर 70 ml पर केजी, ठीक है। चलते हैं आगे। बहुत से सवाल है ये, व्हाट शुड बी एवरेज बर्थ वेट ऑफ न्यूबॉर्न अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, है ना। यहां पर रेंज नहीं पूछी है, यहां पर पूछा है बर्थ वेट पूछा है, एवरेज पूछा है। रेंज क्या होती है और एवरेज में क्या होता है, देखो मैं बता रहा हूं आपको, रेंज और एवरेज, ठीक है। अब जो नॉर्मल बर्थ वेट, अब नॉर्मल बर्थ वेट का अगर आपको पूछ ले तो क्या होगा, 3.52, ये तो होगी रेंज, है ना, मतलब 2 वैल्यू दी जाए उसके बीच में, उसको वो तो होगी रेंज। अभी आपको सीधे पूछ रहे हैं एवरेज अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड। अब नॉर्मल बर्थ वेट तो ये होगा, एवरेज तो उसके बीच में आएगा, है ना। तो अब ये पूछ रहे हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो क्या होना चाहिए। अब पहले आप इनको हटाइए कि आपको क्या क्या लगता है, ये तो हो ही नहीं सकते हैं। अब इस रेंज के जो ऊपर हैं और सॉरी कम है और ज़्यादा, उसको हटा दीजिए। अब 2 kg वाला तो हो गया, ये तो नॉर्मल होगा नहीं, ये तो अब नॉर्मल है। 1.5 भी क्या है, अब नॉर्मल है। बच्चा कौन, 2.5 और 3 kg, ठीक है। तो एवरेज का पूछ रहे हैं तो एवरेज का यहाँ पर डालना आपको 3 kg। भारतीय मानक, है ना, इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार जो बेबी का जो एवरेज जो बर्थ वेट है वो कितना होना चाहिए, 3 kg। 3 kg क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है ये, जीएमसीएच में क्वेश्चन आ रखा है ना, जीएमसीएच में क्वेश्चन आ रखे हैं। कब आ रखा है, मैं भी ये भी आपको बता दूं, ये आ रखा है 2014 के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखे हैं, ठीक है। बस ठीक ही क्वेश्चन है, समझना है आपको बस, ठीक है। जल्दबाजी में 2 kg या 2.5 kg करना नहीं है, ठीक है। कोई आपको ऑप्शन क्या करना है, डिलीट करना है, एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलते आगे। बेबी वेट एट द बर्थ 3 kg, देन 6 month वेट।
अगर जो बेबी का जो वेट है बर्थ के समय क्या हो रहा है 3 kg है। अब बच्चा जन्म लिया, जन्म के समय बच्चे का अपन ने वेट चेक किया और वेट चेक करने के बाद आया वो आया 3 kg। अब ये पूछ रहा है कि 6 मंथ बाद कितना होगा। क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, आप नोट कर लीजिएगा। जो नॉर्मल बर्थ वेट है बताया अभी मैंने आपको 2.5 से 3.5, ठीक है, और जन्म पर मान लो ये कंडीशन दे रखी है 3 kg की। अब ये पूछ रहा है 6 मंथ पर वेट कितना होगा। 6 मंथ पर वेट क्या होगा, अपन सब जानते हैं कि डबल कब होता है और ट्रिपल कब होता है, ठीक है। तो डबल कब होता है 6 मंथ पे होता है और ट्रिपल कब होता है 1 ईयर पे होता है, ठीक है। अब इसने डाल दी कंडीशन 6 मंथ पर कितना वेट होगा, तो 6 मंथ पे वेट होगा 6 kg। क्यों होगा, ये रहा अपना पास आंसर कि जो वेट है वो कितना है 3 kg है। डबल कब होता है 6 मंथ पे क्या होता है डबल होता है, और डबल मान लो यहाँ पे 3 kg, डबल क्या होगा 3 का 6 हो जाएगा और ये 6 kg। अगर यहाँ पर क्वेश्चन में डाल देता वो क्वेश्चन पे यहाँ पे वो घुमा देता और यहाँ पर लिख देता 2 kg, है ना, 2 kg अगर लिखता है तो डबल कब होगा ये 6 मंथ पर डबल होता है और कितना होगा 4 kg, ठीक है। और अगर यहाँ पर 4 kg होगा तो 6 मंथ पर ये कितना हो जाएगा 8 kg। बस समझेगा, सिंपल गणित है ये। चलता आगे, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा 6 kg, ठीक है। चलते हैं आगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द LBW। चलो LBW समझते हैं क्या होता है, ठीक है। जो नॉर्मल बर्थ वेट है वो कितना होता है 2.5 से लगाकर 3.5 kg, ठीक है। अब अपन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि LBW, अब अगर जो वेट है लेस देन, है ना, लेस देन 2.5 kg से, है ना, तो वो क्या होगा LBW होगा। अब मान लो बेबी का वेट जो है 2 kg है, या किसी बेबी का जो वेट है 1.5 kg है, या किसी बेबी का वेट है जो 2.3 है या 2.4, मतलब इस रेंज से अगर कम आ रहा है तो वो किस में काउंट होगा LBW, लो बेबी वेट, है ना। तो इसमें बोल रहा है कि जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होगा, जो देखने को मिलेगा अपन को मोस्ट LBW वाले बेबी में अपन को मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा देखने को मिलेगा, तो हेमरेजिक, है ना, जो ब्लड वाली कंडीशन है, ब्रेन डैमेज, म्यूकस डैमेज और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगेगा, अगर बेबी अगर उसका वेट कम है तो अब ये सारी चीज़ें होना बहुत कम चांस है, बस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ही होगा, है ना। क्यों होगा कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इसलिए कम होगा, LBW कम होगा तो बेबी क्या होगा माल नहीं सोगा। माल नहीं सोगा मतलब उसके जो बॉडी फंक्शन है वो सही से काम नहीं कर पाएंगे, सही से काम नहीं कर पाएंगे तो वो सही से उसका फिटल जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन है बॉडी का, वो सही से काम नहीं करेगा, तो उसके अंदर हाई बर्थ एस्फिक्सिया वाली कंडीशन भी हो सकती हैं। तो है ना, ये किससे रिगार्डिंग है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है LBW के अंदर वो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। चलते अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। प्रॉब्लम अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलप एक्सेप्ट, प्रॉब्लम अफेक्टिंग ग्रोथ एंड चाइल्ड एक्सेप्ट। अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो चाइल्ड को कौन कौन अफेक्ट करते हैं, अफेक्ट, अब एक्सेप्ट कौन सी कंडीशन नहीं करती हैं, ठीक है। माल न्यूट्रिशन होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगी अफेक्ट होगी, मिजल्स होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगी, निमोनिया होगा तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होगी। बच्चा कौन कॉमन कौन, अगर हल्का सा जुकाम है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट नहीं होगा, तो ये एक्सेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो सारी प्रॉब्लम की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होगा अफेक्ट होगा, और जो अपना जो आंसर है एक्सेप्ट हुआ है बी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड की वजह से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है अफेक्ट नहीं होगा। चलते हैं अपना अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन न्यूबॉर्न पास यूरिन बाय द फॉलोइंग टाइम पीरियड। जो मोस्ट कॉमन जो न्यूबॉर्न है मतलब जो ज़्यादातर बच्चे हैं, या जहाँ मोस्ट कॉमन जो वर्ड आ जाए वो किसको इंडिकेट करता है, ज़्यादातर बच्चे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे वो यूरिन
कौन से पीरियड में पास करते हैं, जन्म के बाद वो कितने समय के अंदर वो यूरिन करते हैं। जन्म तो हाथों हाथ कर देते हैं, या अंदर ही करते हैं, या 10 दिन बाद करते हैं, या 10 घंटे बाद करते हैं, या 2 घंटे बाद करते हैं, है ना। तो जो अपना जो क्वेश्चन है, विद इन 10 आवर 10 घंटे के अंदर यूरिन करते हैं, या विद इन 12 आवर 12 घंटे के अंदर यूरिन करते हैं, या विद इन फर्स्ट 24 आवर्स, है ना। इसने कंडीशन डाल दी यहाँ पे फर्स्ट, यानी कि जन्म के जो प्रथम जो 24 घंटे उसके अंदर वो यूरिन करेगा, या विद इन 14 आवर्स। जो राइट आंसर है ये होगा अपना फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर बेबी क्या करेगा, यूरिन पास आउट कर देगा। अगर बेबी फर्स्ट 24 आवर्स से लगाकर 48 आवर्स के बीच में भी अगर यूरिन पास आउट नहीं करता है तो ये क्या है, कंडीशन कॉम्प्लिकेशन है। इमीडिएट आपको क्या करना है, डॉक्टर का काउंसलिंग परामर्श की क्या करना है, आपको रिलेटिव है इसको क्या करनी है, परामर्श देना है, एडवाइस देना है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, NICU स्टैंड फॉर, नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार इसमें भी धोखा खा जाते हैं अच्छे से अच्छे। अब ये NICU की फुल फॉर्म पूछ रहा है ना, न्यूबॉर्न, नियोनेटल, न्यूबॉर्न, कन्फ्यूज हो रहे हैं, सभी हो रहे हैं, है ना। इंटेंसिव, इंटरमीडिएट केयर यूनिट, है ना, सीधा है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो फुल फॉर्म है जो होती है इसकी, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। क्या होती है, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। NICU स्टैंड फॉर, जो NICU की जो फुल फॉर्म होती है, वापस बोल रहा हूं, नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है SNCU, SNCU की फुल फॉर्म जो होती हैं वो होती हैं स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट। स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट, स्पेशल नियोनेटल केयर यूनिट। ठीक है, और क्या एक होता है ICU अपना, इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट। एक होता है अपना CCU, कार्डियक केयर यूनिट, CCU, है ना, जिसको बोलते हैं अपन कार्डियक केयर यूनिट। ठीक है, और एक होता है अपना MOT, जिसको अपन बोलते हैं माइनर ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, OT को आप सब जानते हैं, उसको बोलते हैं अपन ऑपरेशन थिएटर। ठीक है, तो ये सारे जितने भी अपने जो बॉडी होती है हॉस्पिटल, जिसके शॉर्ट फॉर्म होते हैं इस प्रकार के, ये आपको क्या करना है, याद रखना जरूरी है, याद रखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, इसेंशियल केयर प्रोवाइड टू ऑल इन्फेंट एक्सेप्ट। इसेंशियल केयर है ना, अब इन्फेंट को कौन कौन सी इसेंशियल केयर है जो वो प्रोवाइड करवानी जरूरी है, कौन कौन सी केयर है जो इन्फेंट को अपन इसेंशियल केयर देंगे, वो बहुत ही जरूरी है प्रोवाइड करवाना। तो देख के कौन कौन सी केयर है। पहला जो ऑप्शन है अपना है प्रोवाइड वार्म। क्या उसको वार्म प्रोवाइड करवाना है, क्या उसको वार्म प्रोवाइड करवाना है, क्या उसको ब्रेस्ट फीडिंग देनी है, क्या उसको इम्यूनाइजेशन करवाना है, क्या उसको इन्फेक्शन से क्या करना, बचाना है। अब एसेंशियल केयर, आवश्यक जो केयर है बच्चों को कौन कौन सी दी जानी है। अब जो दी जानी है वो सब इसमें से क्या, एक्सेप्ट एक जो है वो जरूरी नहीं है कि वो अपन बाद में देंगे तो भी वो चल जाएगी। ठीक है, तो अब देखो बाद में देंगे वो कौन कौन चल जाएगी। प्रोवाइड वार्म, अब अगर बच्चा जो इन्फेंट है, बच्चा है, वो अगर हाइपोथर्मिया वाली कंडीशन है तो उसको तो ये एसेंशियल केयर है, उसको वार्म करना पड़ेगा, है ना। तो ये तो अपन बाद में देंगे नहीं, ये तो अपन हाथों हाथ देने पड़ेगी अपन को। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग भी किस में आता है, एसेंशियल केयर यूनिट में आता है। ठीक है, और प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, अगर बच्चा को किसी प्रकार इन्फेक्शन है तो उसका प्रिवेंशन भी जरूरी है, तो ये भी एसेंशियल केयर में आता है।
ठीक है। तो बच्चा कौन सा अपना इम्यूनाइजेशन जो है इसेंशियल केयर में नहीं आता है। इम्यूनाइजेशन अपन बाद में भी कर सकते हैं। अगर मान लो बच्चा अगर अनहेल्दी है ना, अस्वस्थ है, उसको किसी प्रकार का फीवर वगैरह है, तो अपन टेम्परेचर को अपन उसको इम्यूनाइजेशन को अपन क्या कर सकते हैं, अपन बाद में भी दे सकते हैं, है ना। मान लो अगर कोई बच्चा 6 वीक पर अगर इम्यूनाइजेशन के लिए आया है और उसको मान लो अगर वो सिक है या उसको कोई कॉम्प्लिकेशन है, तो अपन उसको नेक्स्ट वीक भी उसको अपन ये इम्यूनाइजेशन दे सकते हैं। तो इसेंशियल नहीं है, तो जो राइट आंसर है वो होगा इम्यूनाइजेशन। बाकी ये जो 3 चीजें वो क्या है, इसेंशियल है। प्रोवाइड वार्म, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन, ये क्या है, इसेंशियल है। ठीक है साथियों, एक और क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लिख के लेके आया हूँ। मैं लिख तो नहीं पाया लेकिन मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ आपके लिए। अच्छा क्वेश्चन है आपका, टॉयलेट ट्रेनिंग, है ना। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन अपना आज क्लास का। टॉयलेट ट्रेनिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम विच स्टेज। टॉयलेट है ना, पेशाब, यूरिन पास आउट कराने की जो ट्रेनिंग है बच्चों को कब दी जानी चाहिए। अब इसका जो क्वेश्चन का मीन्स है कि कौन सी उम्र में अपन बच्चों को पेशाब कराना सिखाएंगे। वो सिखाने में बड़ी बात नहीं, वो खुद ही कर लेता है, लेकिन उसको कैसे समझाएंगे जब पैसा आए तो साइड में जाना है या अंदर नहीं करना है ना। तो वो ट्रेनिंग है वो कब शुरू होगी, वो ट्रेनिंग जो है अपन एक एक स्टेज डिस्कस करेंगे। इन्फेंट में तो होगा नहीं। इन्फेंट में क्या होता है, बच्चे की उम्र होती है 1 साल। अब 1 साल का बच्चा तो अंदर ही करेगा, कॉमन सेंस है ना। 1 साल का बच्चा तो उसको आप ट्रेनिंग दोगे तो वो नहीं समझ पाएगा, सही है। तो वो 1 साल का बच्चा है वो अंदर ही करेगा। अब एक जो एज आती है वो आती है टोडलर एज। टोडलर जो एज होती है वो होती है 1 to 3 ईयर। अपन 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है अपन उसको क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं उसको। अपन अगर वो अंदर करे तो अपन उसको क्या कर सकते हैं, रोक टोक सकते हैं कि तुम भाई अंदर मत करो, बाहर करो, तो अपन उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, टोडलर एज। जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो कब स्टार्ट होती है, टोडलर एज में। टोडलर एज जो कब शुरू, जिसका पीरियड क्या होता है 1 to 3 ईयर। ठीक है, 1 to 3 ईयर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आया हूं, द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड। द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड। बच्चों के अंदर बचपन में जो मुख्य रूप से वो कौन कौन से बीमारी से मुख्य रूप से ग्रसित रहता है। ठीक है, ऑप्शन में मान लो आपके कोई आ गया है फ्लू, है ना, फ्लू आ सकता है ऑप्शन में, मीजल्स दे सकता है आपको ऑप्शन में। ठीक है, और क्या क्या दे सकता है आपको वो ऑप्शन में वो आपको दे सकता है कॉमन कोल्ड दे सकता है। ठीक है, कॉमन कोल्ड दे सकता है, वो आपको ईयर इन्फेक्शन दे सकता है। ठीक है, अब ये जो मतलब चीफेस्ट मतलब जो आपको बोला मैं चीफेस्ट, या जो मतलब ज़्यादा जो बच्चा किस बीमारी से ग्रसित रहता है बचपन में, चाइल्डहुड एज में, फ्लू, मीजल्स, कॉमन कोल्ड और ईयर इन्फेक्शन। तो आप ये नोट कर लीजिएगा, ये जो 3 जो होते हैं ये मुख्य इन्फेक्शन होते हैं, ये कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते हैं। कुछ समय के लिए होते हैं लेकिन बार बार नहीं होते हैं। बार बार होंगे तो भी लंबे पीरियड के बाद में होंगे, है ना। मान लो कि 2 मंथ पर अगर किसी को ईयर इन्फेक्शन हो गए हैं तो मान लो वापस वो 2 ईयर पे होगा या 3 ईयर पे होगा, लेकिन एक डिस्टेंस होगा। लेकिन बच्चा जो है कॉमन कोल्ड से वो हर दम, जैसे ही मौसम चेंज हुआ कॉमन कोल्ड हो गया, अंदर गया कॉमन कोल्ड, बाहर आया कॉमन कोल्ड, है ना। तो ये चीपेस्ट इलनेस है जिससे बच्चा क्या है, कॉमन कोल्ड रहता है ना। तो जो चीपेस्ट इलनेस ऑफ चाइल्डहुड है, जो राइट आंसर वो होगा कॉमन कोल्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं लेके आपके लिए लेके आया हूं, एक क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूं मैं। फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय, फीटल हाइपोक्सिया इज असेस्ड बाय, जो फीटल के अंदर हाइपोक्सिया होता है वो अपन असेस कैसे करेंगे, असेस्ड बाय। ठीक है,
ऑप्शन में आपके देखो कौन कौन सा है। ये जो क्वेश्चन है मैंने बनाए हैं आपके लिए, है ना, कि एग्जाम में ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। स्कल्प ब्लड सैंपलिंग, स्कल्प ब्लड सैंपलिंग, मैं ऑप्शन लिख रहा हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन का आंसर देना अगर आपको आए तो, फिर बाद में मैं दूंगा, ठीक है। अल्फा फीटोप्रोटीन, सब इससे वाकिफ हैं आप। और सी जो है अपना फीटल हार्ट मॉनिटरिंग, और डी जो अपना हो गया, डी जो है अपना बोथ ए और सी। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन को समझे। जो फीटल के अंदर हाइपोक्सियल कंडीशन होती है ना, बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है, कमी हो रही है, तो आप उसको कैसे असेस करोगे, है ना, स्कल ब्लड सैंपलिंग से या अल्फा फीटोप्रोटीन से, है ना, फीटल हार्ट मॉनिटरिंग से। तो ये तो पूरा अलग ही चैप्टर है, अपना मैटर है, इससे तो अपन चेक करेंगे नहीं बच्चे, ये दो, है ना। तो स्कल ब्लड सैंपलिंग और फीटल हार्ट मॉनिटरिंग के अंदर अपन क्या करेंगे, फीटल हाइपोक्सिया को क्या करेंगे, असेस करेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। लैक ऑफ ऑक्सीजन इन न्यूबॉर्न, कंडीशन बढ़ते रहे, क्वेश्चन को आप समझते रहे, आपको अच्छे समझ में आएगा। में कोज, अगर न्यूबॉर्न के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो क्या कंडीशन, क्या बीमारी, क्या डिसऑर्डर, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, ठीक है। जो ऑप्शन है एस्फेक्सिया, डिस्फेक्सिया, ठीक है, डिस्फेजिया हो गया अपना, ठीक है, डिस्पिनिया हो गया अपना, एक्टोसाइनोसिस हो गया और डिस्पिनिया हो गया। बस सीधा है, आपको बस एस्फेक्सिया है इसका उत्तर। अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है, समझ में आ गए हैं, है ना। जो बॉडी का बच्चा जन्म लेते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अगर बॉडी में अंदर वो खुद ही अगर श्वसन वगैरह सेल्फ होना शुरू कर देता है तो वो बच्चा हेल्दी है, ठीक है। अब बच्चा जन्म ले लिया, अगर वो क्राई नहीं कर पा रहे हैं, रेस्पिरेशन शुरू नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कंडीशन कौन सी होगी, एस्फेक्सिया वाली, है ना। तो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी में क्या ऑक्सीजन की कमी है, तो एक्सपेक्सिया, जिसको अपन बोलते हैं एक्सपेक्सिया, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने इतने सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मॉडरेट हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया, मॉडरेट हाइपोथर्मिया आप किसे बोलेंगे। अब इससे पहले आपको नॉर्मल टेम्परेचर पता होना चाहिए 36.5 टू 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब इस रेंज से अगर कम है तो क्या है बच्चा, हाइपोथर्मिया, और इससे ज्यादा है तो हाइपरथर्मिया, ठीक है। अब पहला ऑप्शन आ गया बिलो 32 डिग्री, दूसरा ऑप्शन आ गया 38 डिग्री, तीसरा ऑप्शन जो है वो आ गया, तीसरा ऑप्शन भी और भी आ सकता है। देखो क्या क्या हो सकता है, 32 से लगाकर 35.4 और डी जो अपना हो गया 37.5, ठीक है। अब ये तो वाली जो कंडीशन है वो क्या है, बिलो 32 डिग्री सेंटीग्रेड सी वाली कंडीशन है, और 38 तो होगा ही नहीं और 37 तो होगा ही नहीं। ये दोनों कौन सी कंडीशन है, हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन है ना। कम हो रहा है मतलब हाइपो, ज्यादा हो रहा है हाइपर, तो इन दोनों का एस्केप कर दीजिए, बच्चा कौन सा अपना ये, ठीक है। तो ये जो क्या होगा, राइट आंसर होगा 32 टू 35.4 डिग्री
सेंटीग्रेड। इसका क्या होगा, ये राइट आंसर होगा 34.5। ठीक है, जो मॉडरेट हाइपोथर्मिया है वो 32 से लगाकर 35.9 डिग्री। ये जो क्वेश्चन है हाइपोथर्मियल टॉपिक है, मैं पीडियाट्रिक्स की क्लास में पढ़ा चुका हूं। आप सरल नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएं, वहां पर प्लेलिस्ट में जाएं और पीडियाट्रिक्स की प्लेलिस्ट के अंदर ओपन करें और लास्ट क्लास जो अपन ने ले रखी है हाइपोथर्मिया वाली भी ले रखी है, उसको आप देखें क्या होता है, उसके जो विभाजन है वो क्या क्या है, कॉज वगैरह है, मैनेजमेंट है, अपन ने सारा डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद दोस्तों, अगली क्लास में अपन और एमसीक्यू के साथ मिलेंगे।